पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज है जो कुछ इस तरीके से निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। और कहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है तब क्या होगा, निकलेंगी जाएंगी, निकलेंगी जाएंगी, निकलेंगी जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड, यहां रेडियली इनवर्ड। छाप लिया? Electric field lines originate from positive. Electric field lines originate from positive or infinity. Electric field lines terminate to negative or infinity. कुछ समझ आया? जब भी कहीं पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा रहता है तो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स फील होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की वजह से उस पर क्या लगा रहा होता है, फोर्स। और वो जो इंडिविजुअल लाइंस होती है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। समझा? ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसे रेडियली आउटवर्ड निकलता है, नेगेटिव चार्ज है तो उसे रेडियली इनवर्ड होता है, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव साथ है रेडियली आउटवर्ड टू रेडियली इनवर्ड। अरे समझा कि नहीं तुम लोग? पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ रखा हुआ है तो ओरिजिनेट कहां से होता है, टर्मिनेट कहां होता है, और इन्फिनिटी पे। यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, हाँ ये जो भाई साहब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है
इसके किसी भी पॉइंट पे जाकर के अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे कुछ इस तरीके से, वो क्या देगा, क्या देगा भाई साहब? टेंजेंट ड्रॉज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। है बकलोलो कहीं के। लेट मतलब क्या हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे यहां चले जाओ, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहां चले जाओ एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर दो, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, एंड ऑल्सो द फोर्स, hence this is known as electric field lines of force। अरे कहीं भी अगर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जाननी है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर में किसी भी पॉइंट पे क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है इसमें, वो तो समझा दिया। लिख, टेंजेंट ड्रॉज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the direction of electric field, like tangent draws on electric field lines gives the direction of electric field and force, फोर्स की भी डायरेक्शन वही होगी, फोर्स की भी डायरेक्शन वही होगी, hence it is known as electric lines of force, hence it is known as electric lines of force। समझा? मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से कहीं जा रही है, आपको नहीं पता है, आप किसी भी पॉइंट पे पता करना चाहते हो कि ये किधर जा रही है, तो उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो आपको क्या पता चलेगा, डायरेक्शन। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और है कि थर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है, वो प्रॉपर्टी नंबर 3, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर आपको पता करना है, यहां पे एक बात बताओ मुझे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगा, डायरेक्शन हाँ बोलो, किधर होएगा? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उधर उसका डायरेक्शन क्या होगा, सीधा। तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि एक भैया इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। भाई साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉइंट क्या बना कि टू लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये सवाल आता है बोर्ड में, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको 2 नंबर का सवाल लिखना होता है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड का तो फेमस सवाल था ये। अब महाराष्ट्र बोर्ड में है कि नहीं पता नहीं है, तो पूछने का औकात ही नहीं कुछ में। अरे भाई साहब कल मैं सिलेबस देख रहा था फिर एक बार बैठ के, अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको पढ़ाऊँ कि इसको पढ़ाऊँ, ऐसे पढ़ाऊँ कि वैसे पढ़ाऊँ। तक 18-20 अक्टूबर से एग्ज़ाम है आपका, है ना, तो पहले वो एग्ज़ाम वाला चीज़ पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएंगे।
इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गया, दोनों नहीं है आपके सिलेबस में 11th में। अच्छा, डाइपोल पढ़ाया है भाई साहब ने, और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया, उसका पोटेंशियल निकालना नहीं सिखाया। तो 12th में जाने के बाद वापस से डाइपोल पढ़ो, फिर उसका पोटेंशियल पढ़ो। और कैसा सिलेबस, कौन था, मतलब कौन गधा बैठा हुआ था, समझ में नहीं आता। मेरे पल्ले तो पढ़ा रही है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वर्क एनर्जी थ्योरम पे बनते हैं, है ना। तो वो है नहीं भाई साहब, मतलब बहुत सारे चीज़ें गड़बड़ करके रख दिया है। ये पढ़ाए नहीं, वो पढ़ाओ, ऑसिलेशन पढ़ाए नहीं, साउंड पढ़ाओ, वाह रे भाई साहब। हाँ, तो क्या करना है, इसको लिखो, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स never intersect each other। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? Because at the point of intersection there will be 2 direction of electric field, which is not possible। ये पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन कैसे होगा? अरे चमका, नहीं समझ आया? कौन बोला कि नहीं समझ आया? वो तो परमानेंट बोलता है कि मेरे को नहीं समझ आया, उसका क्या है? कुछ बच्चे हैं जब हम पूछते हैं तो वैसे हाथ उठाता है, यस सर, नहीं समझ आया। एकदम फिक्स है, फिक्स्ड है। It is a fixed charge from where always coming one force which is I could not understand sir, है ना, है कि नहीं भाई साहब? एक क्या कर रहा है भाई? हाँ, छापिए जल्दी जल्दी, कैमरे में स्मार्ट लग रही है। अब लिखो, थर्ड हो गया, 4th प्रॉपर्टी। पूछे रे, बोर्ड में पूछे रे, ये सारी प्रॉपर्टी बोर्ड में पूछता है, बट आपको तो पूछेगा नहीं क्योंकि यू आर महाराष्ट्र बोर्ड, आसान चीज पूछेगा नहीं। यू आर महाराष्ट्र बोर्ड इन 11th इट इज फिनिश्ड, इन 12th इट इज नॉट मेंशन्ड, है ना। तो क्या करें, चौथा प्रॉपर्टी पढ़ें। चलो पूछे कि नहीं पूछे, अपने को क्या जाता है, मगर जेई नीट में तो पूछेगा ही, वहां तो पूछना ही पूछना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत सारे चार्ज हैं, किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? क्योंकि क्या सिंगल लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंगल चार्ज की वजह से है क्या? बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं और आप यहाँ पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा? समझ आया?
मतलब क्या, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो इसका ई नेट इधर। अरे नहीं समझा, 1000 चार्ज पार्टिकल यहाँ पर हैं, तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। अब इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, इस वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की, किसकी वजह से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सभी की वजह से। ठीक है, तो लिखो, है ना, इसको तुम इंटरसेक्ट मत कर देना, मतलब मैं अगर ऐसा कर रहा हूं इसका मतलब नहीं है कि ये इंटरसेक्ट हुआ, दोनों ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका चार्ज, इन दोनों का मिला के आपको जो मिलेगा वो ई नेट मिलेगा। मतलब मान लेते हैं E1 और ये हमारा E2, तो वो ई नेट है ना। तो लिख लो एक पॉइंट और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू वैल्यू नहीं देना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represents the net electric field। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये सब। हमको तो हर साल पूछता था, इसी 7 या 7 प्रॉपर्टी या 7 प्रॉपर्टी के अंदर हर साल क्वेश्चन बोर्ड में। हमारे टाइम में हम लोगों ने जो बिहार में जो दिया था वो फिजिक्स 1 एंड फिजिक्स 2 होता था। पूरी 11th की फिजिक्स, फिजिक्स 1, पूरी 12th की फिजिक्स, फिजिक्स 2, नॉट फ्रॉम द महाराष्ट्र बोर्ड, इट इज फ्रॉम द CBSE बोर्ड। ऐसे सोच के चलो, जो NCERT का सिलेबस है ना, वैसे ही फिजिक्स 1 एंड फिजिक्स 2 करके हमारा एग्जाम होता था। आज के डेट में वहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह 12th का ही बोर्ड होता है। हम लोग बड़े मरे मरे रहते थे यार। अरे हो गया, छाप लिया, नेक्स्ट। क्या प्रॉपर्टी था भाई, 4 हो गया, 5। पॉइंट ए, पॉइंट बी, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, तीनों बातें की है। अगर कहीं पे लिखा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना है, बातें की है। अब बताओ कि वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाई, एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी। कहाँ पे, बी पे। कहाँ पे, बी पे। बी के लिए कौन कौन तैयार है, बबली के से मोहब्बत किसको किसको है, जल्दी बोलो। आए, और आंटी से प्यार किसको करते हो? अरे भाई साहब, आंटी बहुत तेज होती हैं और आंटी के पास ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। यस, जहाँ पे डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लिख लीजिए, इफ डेंसिटी ऑफ लाइंस इज हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाई एंड वाइस वर्सा। इफ डेंसिटी ऑफ electric field lines is high,
पूरा जीवन में हाई को हाइट लिखता रह गया। इज हाई if density of electric field lines high, electric field intensity is high. Is high and vice versa. स्पेलिंग सही ले वाइस वर्सा का। चलो वाइस वर्सा, इसका वो उसका वो। जैसे वो मेरी बेटी है मैं उसका बाप हूं, वाइस वर्सा। उल्टा कर दो फिर, बोल सकते हो ना ऐसा, ये इसका दोस्त ये भी इसका दोस्त, वाइस वर्सा। चमका? हाँ, हो गया। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब? जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। समझा? अगर 1 कूलम्ब से 10 लाइन निकलती है तो 2 कूलम्ब से कितना निकलेगा? 3 कूलम्ब से, 4 कूलम्ब से। चमका क्या बोला मैंने? लिख प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर ये 1 कूलम्ब चार्ज है तो इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है जी 10 बस। तो 2 कूलम्ब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। समझा ये चीज? तुम अच्छा डायग्राम बनाना, मैंने तो ऐसे ही बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originating or terminating is directly proportional to magnitude of charge. Directly proportional to the magnitude of charge. हो गया? कंट्रोल भूल जाएगा, याद करना पड़ेगा। तो 7th प्रॉपर्टी क्या कहता है? 7th प्रॉपर्टी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never exist in closed loop
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। अगर ये क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, अगर मान लो 1 मिनट के लिए, तो क्या होना चाहिए, हर जगह पे F बराबर QE लगेगा, हर जगह पे QE लगेगा। कोई चार्ज को अगर घुमा रहे हो तो हर जगह पे QE लगेगा और ये घूमेगा कितना भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 2 पाई आर होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट QE इंटू 2 पाई आर, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स शुड बी 0, तो यहाँ 0 नहीं आया, QE इंटू 2 पाई आर आता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप में नहीं होगा। बट जब हम EMI पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे कि ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में भी एग्जिस्ट कर रहा है। पढ़ाएंगे तब समझोगी क्या होता है। वो अलग चीज़, बिल्कुल चीज़ ही अलग है वो। ये नॉर्मल बात है। इन नॉर्मल कंडीशन, इन जनरल कंडीशन दिस इज पॉसिबल। समझा? याद रखना है, इतना ही याद रखना है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। आपको वर्क पावर एनर्जी तो हुआ नहीं है, नहीं हुआ है ना, तो नहीं हुआ है तो वो वही पढ़ाया जाता है। तो तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड का जो, स्टेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, उसको जूता से मारो ऐसे ऐसे करके, ऐसे डिप डिप। या तुम्हारे कॉलेज ने सिलेबस भेज दिया, वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैट दे दिया सिलेबस में, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, नथिंग। हाँ, समझ आया, आ गया, लिख लिया भाई साहब, लिख लीजिए। लिख लो यहाँ पे, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, लिख लो, लिख सकते हो। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, so work done in closed path or loop should be 0. Electrostatic force is, since electrostatic force is conservative force, so work done in closed path or loop should be 0. Here W बराबर QE 2 pi r, so never exist. क्या बोले, यही सब बात लिख लो ना, क्या यही सब तो, सो नेवर एग्जिस्ट करता ना बस। वो वर्क डन इन क्लोज पाथ और लूप, क्लोज पाथ और लूप शुड बी 0, बट हेयर वर्क डन इक्वल टू QE 2 पाई r आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल और नेवर एग्जिस्ट। लिख दो, जो मन में आए लिख दो, इसमें क्या है यार, हो गया, इतना ही है। बाकी तुम्हारे सड़ेरे किताब में पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आया। है बुक, बुक है, बहुत अच्छी आवाज़ है। चिलोर गिद्ध होती है ना, गिद्ध, गिद्ध देखा, तुम लोगों ने गिद्ध नहीं देखा ना, गिद्धों की आवाज़ ऐसी होती है। अरे तुम मॉड्यूल मत निकाल, मॉड्यूल नहीं बोला मैंने, मॉड्यूल में सब कुछ है, मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस सड़ेले बुक की बात कर रहा हूँ। एक 188 से 206, 188, 188 से 206,
कहाँ है बे? किधर गया प्रॉपर्टीज? हाँ, ये दिया हुआ है। Lines of force originate from the positive charge object and terminate on the negative charge object. The lines of force neither intersect nor meet each other, as it will mean that the electric field has two directions as a single point. The lines of force leave or terminate on a conductor normally. हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा थर्ड नंबर। द लाइन्स ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन ए कंडक्टर नॉर्मली। ये कहता है कि भाई साहब अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमेशा पॉजिटिव निकलेंगी, सॉरी परपेंडिकुलर, पॉजिटिव परपेंडिकुलर निकलेंगी, या अंदर घुसेंगी तो भी परपेंडिकुलर घुसेंगी। ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में पढ़ना है। उसका दिया हुआ है मैग्नीट्यूड। द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो बट दे पास थ्रू द इंसुलेटर। भाई साहब ये पढ़ाया क्यों? जब गॉस लॉ पढ़ाते हैं तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ में इस बात को पढ़ना पड़ता है, वहाँ प्रूफ भी करना पड़ता है कि क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो, है ना? तो समझना पड़ता है। आप ये बुक में क्या दे दिया, अब यहाँ पे पढ़ा के क्या फ़ायदा? यहाँ पे क्या समझा पाएंगे तुमको? गॉस लॉ आता नहीं है, फिर गॉस लॉ क्या कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज। वही बात जो अभी बोला। इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल। द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द इक्वली आर स्पेस्ड। खत्म। ले हाँ, अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा बोलते, देखो, इक्वली स्पेस्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इक्वली स्पेस्ड होगा और एक ही डायरेक्शन में होगा। समझा? मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डिस्टेंस भी d है तो इसका भी डिस्टेंस d है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा? समझा? अच्छा एक बात बताओ कि अगर एक स्फीयर ले लेते हो, स्फीयर के बीच में चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है स्फीयर के बीच में से, तो उसमें से कितनी लाइंस निकलेंगी अगर वो मीडियम में है तो? नंबर ऑफ लाइंस क्या कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या करोगे? उसका एंगल कितना बनता है टोटल? कितना बनता है? स्फीयर का बीच पे चार्ज रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ का एंगल कितना बनता है? कौन बताएगा? हम पढ़ा चुके हैं, और अबू तालिब और अयून को ही पढ़ाए हैं, बाद में भी पढ़ाए हैं। स्टेरेडियन कितना स्फीयर में कितना? 2 पाई सर्कल में बताया था मैं, 4 पाई। तो 4 पाई बाई के कर दो, खत्म। के क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब्दुल्ला भाई साहब क्या बात करता है? जयान समझ आया क्या बोला मैंने? अगर किसी, अच्छा लिख लो, लिखो नोट करके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज गिव्स, हाँ नहीं नाचना है, नाचो। यूनिट पॉजिटिव चार्ज गिव्स 4 by k lines in medium, 4 by k lines in medium of dielectric constant k, of dielectric constant k, ठीक है, of dielectric constant k।
हो गया, समझ आया? चलो अब इस पर कुछ सवाल करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल अहमद, एग्जाम्पल बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड, क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इंफॉर्मेशन अबाउट ऑप्शन ए, क्या क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके किसके बारे में देता है? ऑप्शन ए नेचर ऑफ लाइट, सॉरी नेचर ऑफ क्या? चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। ऑप्शन बी, और क्या दे सकता है भाई? फील्ड स्ट्रेंथ, सी डायरेक्शन, डी ऑल, ई नन, कुछ भी नहीं। क्या क्या देगा? ऑल, ऑल, ऑल। ले खत्म। ऑल का मतलब ऑल थ्री एबव, ऑल ऑफ द एबव, नन कोई नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या देता है? नेचर देता है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, अगर ऐसे जा रहा है इसका मतलब इधर पॉजिटिव है इधर, सही बात है। स्ट्रेंथ क्या है? वैल्यू बता देता है, डायरेक्शन दिखा देता है, तीनों चीज आ जाती हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, चलो देखते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ए बी सी पॉइंट है दिया हुआ है, ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी, ऑप्शन ए, ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी, ऑप्शन बी, ई ए बराबर ई सी ग्रेटर देन ई बी, ऑप्शन सी, ई ए बराबर ई बी ग्रेटर देन ई सी, और ऑप्शन डी, ई ए इज ग्रेटर देन ई सी बराबर ई बी। अंटी बंटी चंपा डॉली, इसमें कौन? मतलब आप लोग बबली के साथ जाना चाह रहे हैं, बबली मोटी सी है, हाँ बी सही है। भाई साहब पूछा हुआ सवाल है ये तो आसान सवाल पूछता है एग्जाम में। 4 नंबर, जिसने भी बोला उसको अपने अपने कॉपी में +4 लिख लो, जिसको नहीं आया वो -1 लिख लो, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल
ये डायग्राम है। ऑप्शन ए Q1 is positive, Q1 is positive and Q2 is negative. B, option B, magnitude of Q1 by Q2 is less than 1. Option C, both Q1 Q2 have same sign. Q1 and Q2 have same sign. और डी में इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट मिडवे बिटवीन द चार्जेस, मतलब यहां पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट in midway between two charges. सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर होगा। दिखा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो सी और डी हो गया। ए बी कितने लोगों के साथ कौन कौन है भाई? संस्कार बोल दो ए, अब बगल में लक्का आसान बोल दो बी। चल के सब हो गया खत्म। बी क्यों क्यों क्यों? देखो आंसर तो बी ही होगा, लेकिन तुम्हारा लॉजिक गलत है। आंसर सही है, लॉजिक गलत। सिंपल ये है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी ज़्यादा है? इसकी। कम किसकी है? इसकी। 7/10 इज लेस देन 1। समझा? ऑप्शन बी। और सवाल करते हैं भाई साहब। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। आ रहा है ना मजा? आसान आसान सवाल करा रहे तो, है ना? ए और बी दो है भाई साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
बी। ये दिया हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट कर देता हूं क्योंकि इसमें ए तो बी है पहले से। ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, बट ए का मैग्नीट्यूड इज लेस देन मैग्नीट्यूड बी। A is positive A is negative and B is positive. Magnitude of A is greater than magnitude of B. ऑप्शन 3, A is positive and B is negative, and A का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन B का मैग्नीट्यूड। चौथा, और क्या दे दें ऑप्शन? बोथ नेगेटिव, A is greater than B। कौन सा कौन सा कौन सा? और पता है कहां पूछा हुआ सवाल है ये? AIIMS 2006। एम्स का एग्जाम पहले अलग से होता था ना। क्यों? हाँ, तो रेडियोलॉजी कैसे पढ़ोगी? रेडियोलॉजी कैसे पढ़ोगी? हैं? एक्सरे कैसे समझोगे? ईसीजी कैसे समझ पाओगी? क्या हुआ? मान लो गायनेकोलॉजिस्ट बनोगी और आईवीएफ अगर एक्सपर्ट बन गई तो ट्यूब बेबी के बारे में कैसे समझ पाओगे? सब जगह यूज है भाई फिजिक्स का। बेवकूफ, फिजिक्स ही है जो तुम्हारे मेडिकल साइंस को इतना दूर पहुंचा दिया है, वरना तभी तुम डॉक्टर सब अभी तक ओखली मुसल करते रहते ऐसे बैठ करके। आज के डेट में अपने चारों तरफ नजर उठा कर देख लो, कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जिसको इंजीनियर ने नहीं किया है। हवा में बैठे एसी चाहिए इंजीनियर, पंखा चाहिए इंजीनियर, माइक से तुम्हारी आवाज पहुंचानी है इंजीनियर, पेन चलाना इंजीनियर, अच्छा बोर्ड पे पढ़ना है इंजीनियर, मोबाइल से बात करना है इंजीनियर, रील बना के डांस करना है इंजीनियर, एक्सरे निकालना है इंजीनियर, सोनोग्राफी इंजीनियर। घर पे बैठा निकम्मा वो भी इंजीनियर, बेरोजगार वो भी इंजीनियर। क्या समझा? इसीलिए ध्यान रहे, इसीलिए फिजिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हाँ, हो गया। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर 3 चार्ज रखा हुआ है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसा होगा? क्वेश्चन लिखो, लिखो तो। 3 सेम नेचर चार्ज आर
3 same nature charge are 3 same nature charge are placed on 3 same nature charge are placed on equilateral triangle, then which one is correct? Then which one is correct? Then which one is correct? ऑप्शन ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी रखा हुआ है, सेम नेचर का चार्ज है, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब कुछ ऐसा ये पॉसिबल है कि नहीं। बहुत फेमस सवाल है ये, बी ऑप्शन। दिख रहा है? अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा खराब बन गया यार। ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चार्ज रखा हुआ, एक्टिव फील्ड निकल रही होगी, तो कैसा डायग्राम बन रहा होगा? बोलो।